बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर अमेरिका में यह मुतालबा शुरू हो गया है कि ईरान की जंग अब ख़त्म की जाए। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये खर्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ़ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेज़ुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहाँ से कवर कर लेंगे। अमेरिकन्स को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है, अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करेंगे और अमेरिका दुनिया में तनहा होता चला जाएगा। जंगबंदी के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे जंग बंद की जाए। इसके अलावा जो है वो आपको पता है न्यूयॉर्क का मेयर है वो पहले ही खिलाफ है। फिर डेमोक्रेट जो सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने भी मुतालबा किया है। यक के बाद दीगरे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया इस जंग और जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि इस जंग की मुखालफत कर रहा है। एक और चीज़, ये जो मुहासरा अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा, और इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहाँ पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना, और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहाँ पे बारूदी सुरंगें। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएं। वो वेनेज़ुएला से और अमेरिका से तेल लें जहाँ पे अमरीकी कंपनियाँ काम कर रही हैं, और इससे अमेरिका पैसा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अपनी दी हुई डेडलाइन से भाग गए। और देखें, कल मैंने आपको ये खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, जो सुबह आपने वीलॉग सुना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया कि इसराइल को अमेरिका ने यह बताया है या व्हाइट हाउस ने यह आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन तक देखेंगे और एतवार तक की एक डेडलाइन है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि ईरान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा। इस हवाले से ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ, उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर ख़त्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि देखें ना, एक डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 5 दिन की, 6 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 2 हफ्ते की, फिर एक और डेडलाइन दी जनाब कि मैं मज़ीद डेडलाइन दे रहा हूँ, और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खुद से एक और डेडलाइन दे दी है कि जनाब मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था तो मैंने ये डेडलाइन दे दी है। तो पाकिस्तान का क्या है? शहबाज शरीफ का तो आप लोग सब जानते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा और वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाता जाएगा। ना इससे ईरान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना दुनिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इससे जंगबंदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 या 5 दिन की बातें गलत हैं, कोई डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, ताकि जो 3 या 5 दिन के बाद शर्मिंदगी होनी है वो शर्मिंदगी से पहले ही बचा जा सके। अमेरिका के अंदर इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अमरीकी नेवी के वजीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये अब छोटी चीज़ें नहीं हैं, लगातार ऐसा हो रहा है अमेरिका में। अमरीकी नेवी के वजीर अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, और ये सिर्फ नेवी के वजीर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौज की कमांड भी इनके पास है। ये ज़िम्मेदार हैं अमरीकी फोर्सेस के लिए, उनकी नेवी के लिए, उनके सील्स के लिए, और इन्होंने अचानक से जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले भी 1-2 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव इन चीज़ों से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अमरीकी नेवी के वजीर का इस्तीफ़ा आ जाना, इससे पहले आर्मी चीफ को फारग कर दिया जाना, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि ईरान में इख्तलाफात उससे शदीद नौइयत के नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत तबाही हुई है, जितने शदीद नौइयत के इख्तलाफात जो हैं वो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। ईरानी सदर का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था। ईरानी सदर ने कहा है जी कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी है, नाकाबंदी और धमकियां हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तो उस वक्त ईरान ने कुछ मुतालबात किए थे जो बड़े जायज़ मुतालबात थे, और फील्ड मार्शल ने कहा जी मैंने अमेरिका से बात कर ली है।
اور انہوں نے امریکہ سے بات کر کے ایران کو یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، جبکہ امریکہ نے جو مطالبات کیے تھے اس پہ فیلڈ مارشل نے ایران نے جو چیزیں تسلیم کی وہ امریکہ کو بتا دی تھی۔ اب اس بنیاد پہ مذاکرات شروع ہونے تھے، پہلے ویکینڈ پہ، پھر منڈے کو، پھر ٹیوزڈے کو بتایا گیا کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، جو ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہو پائے۔ تو فیلڈ مارشل نے جو چیزیں ایران کو بتائیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ امریکنز کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کبھی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے ایران کے ساتھ غلط بیانی کی یا انہیں وہ چیزیں بتائیں جو امریکنز نے انہیں نہیں بتائی تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ اس لیول کے اوپر اس طرح کیا نہیں جا سکتا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن میں 4 6 بیانات بدل لیتا ہے، تو اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جو خواتین والا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھایا تھا وہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے، یعنی یہ اب تو ان کی عدلیہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، جو ایران کی عدلیہ ہے وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اس معاملے کو لے کر۔ یعنی 8 خواتین پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ پہلے انہیں پھانسی ہونے والی ہے اور انہیں لٹکایا جانے والا ہے۔ خواتین کی انہوں نے تصویریں بھی لگا دی، ان خواتین کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ہم ڈھونڈ کے تھک گئے کہ کیس چل رہا ہو اس شکل کی خاتون کے اوپر یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کچھ ملا ہی نہیں۔ پھر ٹرمپ نے کہا جی میری درخواست ہے کہ ایران ان کو پھانسی پہ نہ لگائے، اور بعد میں ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا جی آج رات کو ان 8 خواتین کو پھانسی ہونی تھی، جو پھانسی میرے کہنے پر ایران نے ملتوی کر دی ہے، اور ان میں سے 4 خواتین کو ابھی چھوڑ دیا جائے گا اور باقی 4 خواتین کو 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ میں جناب ایران کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا احترام کیا، اور میں اس بات کو یاد رکھوں گا۔ اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی۔ اب ایرانی عدلیہ پہ یہ معاملہ آیا، تو ایرانی عدلیہ نے 8 خواتین کی سزائے موت سے متعلق ٹرمپ کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے ایرانی عدلیہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ میدان میں ٹرمپ کے خالی ہاتھوں نے انہیں جھوٹی خبروں کا اور ان سے کامیابیاں گھڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جن خواتین کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں ان کو کبھی سزائے موت سنائی ہی نہیں گئی۔ امریکی صدر نے ان 8 خواتین سے متعلق گزشتہ روز بھی جھوٹا بیان دیا تھا۔ آج ٹرمپ نے کہا کہ ان کے مطالبے پر ایران میں ان خواتین کو پھانسی کی سزا منسوخ کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ امن مذاکرات سے پہلے ایران ان خواتین کو رہا کرے۔ اچھا، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ہی کہا تھا اور یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، جبکہ جو ایرانی ایمبیسیاں ہیں دنیا بھر میں وہ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خواتین کی جان بچا لی، AI خواتین کی جان بچائی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کی اس قسم کی کارروائیاں اور بڑے سخت قسم کے بیانات، کبھی ایران کے بارے میں سویلائزیشن مٹا دینے کی بات، کبھی پورے ملک کو دھماکے سے اڑا دینے کی بات، کبھی گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی بات، کبھی یورپ کو دھمکیاں، کبھی نیٹو کو دھمکیاں، ان چیزوں کی وجہ سے امریکہ کا جو تشخص ہے وہ بہت بری طرح تبدیل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ یورپ سے ایک سروے آیا ہے اور یورپی عوام نے امریکہ کو چین سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ یورپ میں کیے گئے ایک حالیہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یورپ مخالف بیانات کے بعد یورپی عوام کے خیالات میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک بڑی تعداد اب امریکہ کو چین کے مقابلے میں زیادہ بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ 36% یورپی ممالک میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یورپ کے لیے بڑا خطرہ ہے، جبکہ 29% یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا یورپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حالانکہ ماضی میں رشیا اور چائنا کو بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بڑا خطرہ امریکہ کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ نے اچیو کیا گزشتہ صرف چند مہینوں میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی رفتار سے یہ کام دکھایا۔ اچھا، اس میں ہم کچھ کریکٹرز کو بھول نہیں سکتے۔ ان میں ایک کردار تو پیدرو کا ہے، جو اسپین کے وزیر اعظم ہے۔ یہ بہت دلیر آدمی ہے، بڑا کھل کر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے، ٹکا کر بات کرتا ہے، تو بڑا مقبول بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میکرون کو اس کے رستے پہ چلنا پڑا، دیگر رہنماؤں کو اس کے رستے پہ چلنا پڑا، کیونکہ یورپ میں یہ بہت مقبول ہو گیا۔ پھر جارجیا میلونی، آپ کو یاد ہوگا وہ خاتون جب شہباز شریف صاحب سلوٹیں مار مار کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اندھا دھند تعریفیں کر رہے تھے، اس وقت ایک خاتون پیچھے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی، جارجیا میلونی۔ وہ وہاں پہ تو چپ کر کے کھڑی تھی ہاتھ منہ پہ رکھ کے، لیکن جب آپ انہیں بولتے ہوئے سنیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لیڈر ہے اور کتنا زبردست طریقے سے بولتی ہے۔ وہ خاتون نے بھی ایک رول پلے کیا۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ یورپ کے 4 ممالک کم سے کم اب تک، اور یہ بڑے ممالک ہیں جو اسرائیل سے اپنے دفاعی تعلقات یا معاہدے ختم کر چکے ہیں اور اسرائیل سے دور چلے جا رہے ہیں،
बल्कि हंगरी के अंदर एक वज़ीर आज़म था जो इसराइल को बहुत सपोर्ट करता था, डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास आदमी था। वो वहाँ पे 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन हार गया, उसका मुखालिफ 2/3 अक्सरियत से जीत गया। और वहाँ जो नया आने वाला वज़ीर आज़म है उसने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर यहाँ पे आता है नेतन्याहू तो आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक, वारंट के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यूरोपीय अब ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे लिए चीन से ज़्यादा बड़ा खतरा है। प्रेस टीवी की एक खबर आई है और उसमें ईरान ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। प्रेस टीवी ने इस खबर को कंफर्म किया है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है जो ईरान ने चला है। एक ऐसी सफारती कोशिश उन्होंने की है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी तफसीलात जो है वो सबमिट करे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के सामने। यानी IAEA जो है वो ईरान के तो पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे भी बड़ा अरसा पड़ा रहा, लेकिन खामोशी के साथ इसराइल ने कितने हथियार बना लिए, एटमी कुव्वत कैसे बना, उसके पास कितने हथियार हैं और कितने एटमी वॉरहेड्स हैं, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि मगरिब सारा का सारा चुप करके बैठा रहा। अब ये मामला ईरान ने उठाया। अगर इस मामले के ऊपर रशिया, चाइना, यूरोपीय ममालिक मिलकर बात करते हैं, पाकिस्तान को भी इस पर बात करनी चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया में रोला पड़ेगा कि इसराइल के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखें, सबके ऊपर हमला जो कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। अभी अटैक करने का इस वक्त, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कतर के ऊपर भी इन्होंने बम मार दिए थे। तो अटैक करने में तो ये 1 मिनट लगाते हैं, इसराइली इनका तो झाका खुला हुआ है, लिहाजा इनके पास एटमी हथियार होना ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसमें अब ईरान ने एक मुतालबा किया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। ईरान और अमेरिका ने जो जो जहाज पकड़े गए हैं या जिन जिन जहाज़ों को उन्होंने रोका है या जिनको वहाँ पे सीज किया है, उनकी वीडियोस डालना शुरू कर दी है। जो ईरानी तेल लेकर जा रहे हैं उन जहाज़ों को अमेरिका पकड़ता है, वीडियो डाल देता है। जो ईरानियों की रोकने की सलाहियत है, जिस तरह वो रोकते हैं और सीज करते हैं, साइड पे ले जाते हैं, वो भी वीडियो जारी करते हैं। उधर ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और ये दावा ईरान के अंदर से किया गया है कि जो हुर्मुज़ टैक्स लिया जा रहा है, अब नए हुर्मुज़ पे जो टैक्स लिया जा रहा है, उसकी पहली आमदनी ईरान के मरकजी बैंक में जमा करवा दी गई है। ये दावा भी सामने आया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया ईरान है। ईरान की एक नई क़यादत है जो पुरानी क़यादत में से निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि रजीम चेंज ऑपरेशन वहाँ पे मुकम्मल हो गया, बल्कि ज़्यादा सख्त गीर लोग आ गए हैं। मुश्तबा खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ख्मी है और वो बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़ख्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो लीड कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान खोया है। अब ऐसा आदमी किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है, ये अंदाज़ा आप थोड़ा सा उनकी कैफियत में जाके सोचे तो आपको हो जाएगा। रज़ा पहलवी, जिसको ये जंग शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि वो ईरान चला जाएगा, उसको ईरान की सरजमीन पे उतारा जाएगा और वो ईरान का बादशाह बन जाएगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ये बर्तन में इसके ऊपर कैचअप फेंक दिया एक बंदे ने। लंबे बालों वाला आदमी पीछे पीछे आ रहा था। रज़ा पहलवी वहाँ पे सामने मुजाहिरीन खड़े हुए थे ईरान के, ये उधर को जा रहा था, हाथ हिला रहा था कुछ इसकी हमायती को मुखालिफ, इस तरह वो चलता रहता है। तो जो रज़ा पहलवी है वो जा रहा था, पीछे एक लंबे बालों वाला शख्स था, वो ऐसे लग रहा था जैसे मीडिया वाला। वो अचानक पीछे से आता और इसकी गर्दन के ऊपर और पूरे वो सूट के ऊपर पीछे से कैचअप फेंक देता है। वो रंग फेंका, वो कैचअप ही लग रहा था देखने में। तो बाद में लोगों ने उसको, सिक्योरिटी वाले उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बेइज्जती रज़ा पहलवी की हो गई है। जो लोग अपने मुल्क के लोगों के बारे में नहीं सोचते, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, जो फस्तायत के आला कार बनते हैं, जो बैरूनी हाथों में खेलते हैं, फिर जब वो अपनी कौम के हत्थे चढ़ते हैं, तो ये वाक़यात हमने देखा, पहले भी होते रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों ने उठा के लीडरों को कचरे के ड्रमों के अंदर फेंका, और ये वीडियो बाकायदा मौजूद है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन सारे लोगों को डरना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए नाज़रीन जेल में कोई नहीं आया। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत की वजह से जेल काट रहे हैं। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की रिपोर्ट, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में मिलने एक मरतबा फिर कोई नहीं आया। जो नाम दिए गए थे 6 नाम, उनमें सेनेटर फलकनाथ चित्राली, फजल इलाही, एहतशाम खान, सरदार गुलाम अली असगर खान लहरी और सैयद नसीबुल्लाह आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर के नाम शामिल थे। और कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए जेल नहीं पहुंचा। 2.5 साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा अडयाला जेल नहीं आया, जबकि गुज़िश्ता जुमेरात को भी कोई रहनुमा मुलाकात के लिए
अडयाला जेल नहीं पहुंचा था। ये है नादरीन इमरान खान साहब से मिलने वाले और उनकी पार्टी की सूरत हाल। अब जरा मैं आपको एक नादरीन मैंने वीलॉग करना है और पूरा वीलॉग इस चीज़ के ऊपर होगा कि क्या पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं आज उसके लिए यूट्यूबर जिम्मेदार है। ये हर चौथे दिन कोई ना कोई नमूना उठा के खड़ा कर देते हैं जो आकर कह देता है जनाब यूट्यूबर ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। आज जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया है। एक अलग वीलॉग करता हूँ, वो वीलॉग आप देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आपको एक रेडीमेड रैप्टा मिल जाएगा, चपेड़। जो भी आज के बाद ये बात करे तो आपने उसके रख के मारनी है कि जनाब ये क्या बकवास है आप डाल रहे हैं इनके ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करूंगा, सारे हकायक आपके सामने रखूंगा, इस प्रोपेगेंडा का तोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले नादरीन मैं छोटी छोटी 3-4 खबरें हैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से एहसान किया गया। और ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया। इसमें जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है। जिन लोगों ने मुफ्त बिजली देनी थी, जरा बिजली की सूरत हाल आप चेक करें। ये एक बिल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 36 यूनिट का बिल है। ये आप यूनिट जाके पढ़ लें, इसके ऊपर 36 यूनिट लिखे हुए हैं। और ये बिल जो है ये 4,382 रुपए है। 4,382 रुपए को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपए से जायद। आप अंदाजा करें 120 रुपए का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें आपको 120 रुपए से महंगा यूनिट पड़ गया। एक और बिल दिखाते हैं आपको। मरियम नवाज ने मुफ्त बिजली देनी थी ना, अब आप ये चेक करें। ये अप्रैल का बिल है, 168 यूनिट का बिल है, 168 यूनिट, 200 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। मरियम नवाज ने 300 यूनिट तक का बिल मुफ्त करना था, ये 168 यूनिट है। अच्छा जनाब, अब ये है जनाब 10,765 रुपए बिल आया। अब इसके अंदर 168 यूनिट इस्तेमाल हुए। बिजली की कीमत इसमें 6,035 रुपए है। इसके अंदर फिक्स चार्जेस डाल दिए 2,274 रुपए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी 212 रुपए, एफसी सरचार्ज डाल दिया 542 रुपए, फिर टैरिफ एडजस्टमेंट डाल दिया 58 रुपए, जीएसटी डाल दिया 1,604 रुपए, टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी 250 रुपए और टोटल बिल बन गया 10,765 रुपए। ये 10,765 रुपए को अगर आप तकसीम कर दें 168 यूनिट के ऊपर तो भी यहाँ पे जो यूनिट की कीमत बन रही है 64 रुपए बन रही है। आप अंदाजा करें कि 64 रुपए से 120 रुपए तक का यूनिट आम आदमी, और ये 200 यूनिट से कम वाले बिल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और अब और क्या करने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी। यानी ये होता है ना, पाकिस्तान के अंदर धूप निकलती है पूरा साल, तो आपके पास एक मार्जिन है कि आप सोलर लगवाएं अपने घर के अंदर और आप उससे बिजली पैदा करें, और जो इजाफी बिजली आप पैदा करें उससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। हुकूमत ने माजी में कहा कि जो लोग अपने सोलर लगाएंगे, क्योंकि धूप के ऊपर सूरज तो सबके लिए है ना, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग सकता, तो माजी में हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो बिजली हुकूमत को बेच भी सकते हैं। वो मुआहदा पहले खराब कर दिया। और अब इन्होंने एक और काम कर दिया है, वो ये कह रहे हैं, वजारत तवानाई ने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है। यानी अब अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर लगाना है, या अपने फार्म हाउस पे या अपनी झोंपड़ी पे या अपनी झुग्गी पे किसी जगह पे भी अगर आपने अपना सोलर लगाना है तो आपको पहले नेपरा से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको एक नए टैक्स नेट में आना पड़ेगा ताकि आप हुकूमत को पैसा दें। और हुकूमत ये क्यों कर रही है पता है आपको? जब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे तो फिर आईपीपीज की बिजली कौन खरीदेगा? और जब आईपीपीज की बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो उनका जवाब खत्म हो जाएगा, फिर वो कौम की जेब कैसे काटेंगे? तो आईपीपीज को सहारा देने के लिए, आईपीपीज की जेब में पैसा डालने के लिए इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप महंगी बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना पैसा देंगे आप मजबूर हैं। और ये ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है। हम 2000 अरब से जायद, हम गरीब मुल्क हैं, 2000 अरब रुपए से जायद पैसा हम दे देते हैं सिर्फ इन कंपनियों को। सिर्फ इन कंपनियों को हम ये पैसा दे देते हैं आईपीपीज को, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुआहदे कर रखे थे और इनके फ्रंटमैनों के ये सारे के सारे मंसूबे हैं। अब ये पैसा इनके घरों में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि आईपीपीज हमेशा चलते रहे, हमेशा चलते रहे, इनकी दिहाड़ी लगती रहे और कौम की जेबें कटती रहे।
ये है तरीका वारदात जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था, नंदीपुर पावर प्लांट। मैं अभी आपको साहिवाल पावर प्लांट का भी बताऊंगा, जो कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था। उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में मना किया था कि ये काम मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी तबाही फेरी उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सारी स्टडी की थी, हर चीज ला के उनके सामने शहबाज शरीफ के रखी थी, लेकिन वो नहीं माना ना, पैसा बहुत था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, सिर्फ 95 मेगावाट बिजली बनी है उससे, बस सिर्फ उससे 95 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की, और एक ही मरतबा पैदा की। 4 दिन के बाद जनाब ये पावर प्लांट बंद हो गया। इनकी नाअहली की वजह से ये पावर प्लांट बंद हो गया और ये आज तक बंद पड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने इसके रिकॉर्ड को आग लगा दी, और जो इसका इंचार्ज था उसको सदारती अवार्ड भी दे दिया। अंदाजा करें आप, ये है नाजरीन इनका काम। इन्होंने कौम को, मुल्क को ऐसे लूटा है कि जैसे कोई डाकू भी नहीं लूटता, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।